नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन देखने जा रहे हैं हवामान का अंदाज अगले हफ्ते कैसा रहेगा। और ये जो अपनी तीन फसलें हैं, मुख्यतः सोयाबीन, कपास और अरहर, इसके बारे में वर्तमान स्थिति में क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको आज मैं यहाँ पे मालूमात देने वाला हूँ। यदि इसके ऊपर ये वीडियो लोड हो जाएगा, इसके ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, विकल्प आता है, तो आप उसके प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल के हमें उसकी आप पूरी सहन ये ले सकते हैं। पूरा उसका जो मायने है उसके बारे में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप हमारे से बातचीत करके ले सकते हैं। अभी 1 जून से 17 दिसंबर तक कैसी बारिश हो गई महाराष्ट्र के अंदर, कैसी बारिश हो गई, कहाँ पे कितना हो गया, परसेंटेज कैसा है, ये पूरा इसके अंदर बताया गया है। सबसे अच्छी बारिश, कम बारिश वाले जो जिले दिख रहे हैं जहाँ पे माइनस रखा हुआ है, सिर्फ एक जलगांव ही एक ऐसा है कि वहां पे सही ढंग की बारिश हो गई है। बाकी जगह एक नांदेड़ है, ठाणा है, और बाकी का यदि महाराष्ट्र आप चेक करते हैं तो बहुत सारी जगह पे बारिश का जो आना सरासरी जो बोलते हैं अपन, वो सरासरी से कम हुई है। ये यहां तक का आपको बारिश का अनुमान बताया है। अनुमान फिलहाल महाराष्ट्र में कम दबाव का बेल्ट असर खत्म हो गया है। जो कम दबाव का बेल्ट आता था, लो प्रेशर जो बोलते थे अपन, वो नहीं है। उसके बावजूद ये स्थिति बुधवार 20 सितंबर तक बनी रहेगी। इसी दौरान काले बारिश के बादल कम होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी दिखाई देनी पड़ेगी। लो प्रेशर नहीं होने के कारण बारिश का कोई संभावना नहीं है, और बारिश की संभावना नहीं होने के कारण आपको बादल भी नहीं दिखाएंगे तो आपको टेम्परेचर में बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। एकदम टेम्परेचर अच्छे खासा बढ़ेगा। बाद में क्या होने वाला है, गुरुवार से 21 दिसंबर से रविवार 24 दिसंबर तक राज्यों में कुछ स्थानों पर दोपहर के बाद छुटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, लेकिन कहां गिरेंगी या ये कहना संभव नहीं है। साथ में ही मानसून शेष दिनों 30 दिन में कोई कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना नहीं होने की वजह से दिन भर चलने वाली बारिश या दमदार बारिश की संभावना 30 सितंबर तक दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण क्या है, आपको 2 बजे तक 3 बजे तक अच्छी खासी धूप दिखेगी और कहीं पे भी एकदम बारिश होगी। ये गांव में होगी तो तुम्हारे खेत में नहीं होगी, या ये गांव में होगी तो वो गांव में नहीं होगी, और ये जहां गिरेगी वहीं गिरेगी। पूरा एरिया में बारिश, सरीखी बारिश होने वाली नहीं है, और आपको ये बता नहीं सकते कि ये बारिश कहां पे होगी और कहां पे नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपको छिड़काव करना है फसल के ऊपर, वो सवेरे से लेके तो दोपहर तक पूरा कर लेना है, क्योंकि ऐसे इसमें संभावना है कि दोपहर के बाद बारिश गिर सकती है। इसीलिए छिड़काव होने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे बारिश ना हो, ताकि वो छिड़काव जो किए हुए अपने जो दवाई है उसका अपने को रिजल्ट मिलना चाहिए और मिल सकता है। अभी ये हफ्ते में क्या परिस्थिति क्या रहेगी ये बताया गया है। यहाँ पे कई जगह बारिश बताई गई है, और कई जगह पे बहुत सारा महाराष्ट्र पूरा खाली दिखाई पड़ रहा है। कोई भी लो प्रेशर एरिया नहीं है कि जहां पे बारिश हो सकती है। अभी अपन सोयाबीन के कुछ जो रोग है उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक है फलियों का भूरा काला रतुआ, एंथ्रेक्नोज बोलते हैं इसको, करपा भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये कैसा होता है। इसमें क्या होता है, ये पूरे जो सोयाबीन के ऊपर जितने भी रोगों का लागन होती है, सिर्फ येलो मोज़ेक छोड़ के, तो ये आर्द्रता के वजह से होती है। यदि आर्द्रता ज्यादा रही तो रोगों का प्रादुर्भाव फसलों के ऊपर ये ज्यादा होता है। ये इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है फल्ली के ऊपर कैसे धब्बे गिरे हैं। बाद में आपकी ये फसल के अंदर फल्ली कैसी बनी है,
पत्तों के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में वहां पे वो जो फल्ली बनते बनते वहां पे कैसा प्रॉब्लम आ रहा है, और ये रोग का विश्लेषण करके बताया है स्लाइड्स के अंदर कि ये दिखता कैसा है। उसके बाद में वही फल्ली के ऊपर है, ज्यादा फल्ली में दाना बन गया तो दाने के ऊपर उसका प्रभाव कैसा पड़ सकता है, ये बताया गया है इसके अंदर। अभी ये इसके कारण क्या है, यह रोग क्लोरोट्राइटिकम डिमेटिया कवक के नाम के कारण होता है। ये रोग का टेक्निकल नाम है। ये कवच बीजों के माध्यम से फैलता है, संक्रमित पौधों के मलबे पर जीवित रहता है, बीजों के माध्यम से फैलता है। यदि हम बार बार बता रहे हैं कि बीज प्रक्रिया करिए, बीज प्रक्रिया करिए, जहां पे बीज प्रक्रिया यदि अच्छे से कई ढंग से की जाती है, जो बैग के अंदर एक थायरम का पाउच दिया जाता है, उसके बाद में हम आपको उनको बोलते कि रियांस लगाओ, राइजर लगाओ, यदि ये तीनों चीज का यदि आप बीजोपचार करते हैं तो आप ये रोग से अच्छी खासा बच सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके उपज 16 से 25 तक का कम हो जाती है, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के रोग का पोषण होता है। मैंने आपको बताया जब यदि बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ गया और वहां पे यदि आर्द्रता दिख गई या भाप होने लग गई तो ये जो रोग है इसका उसके ऊपर फसल के ऊपर आना चालू हो जाता है। फसल में फूल आते हैं तो पत्तियां, फलियां विभिन्न आकार, लाल, गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। संक्रमित फलियां शुरू में पीले हरे रंग की दिखाई देती है और फलियों में दाने नहीं भरते, या यदि भर भी जाते हैं तो बहुत छोटी और झुर्री दिखाई देती है। यदि दाना भर भी गया तो वो आपको फली जो दिखेंगी वो कमजोर दिखेगी, बारीक दिखेगी, और यदि आप फोड़ोगे तो उसके दाने के ऊपर आपको झुर्रियां पड़ेगी। पीला भूरा रंग होना, झुकना, झड़ना इस रोग का लक्षण है। यदि संक्रमित पौधों से प्राप्त उपज के अगले वर्ष, ये स्टेटमेंट में क्या बोला है, यदि ये ऐसा हुआ होगा आपके खेत के अंदर और आप बोलोगे कि ये बीज मैं अगले साल वापरता हूं, तो वो चलने वाली बात नहीं है, और फिर से उसी रोग का संक्रमण वो फसल के ऊपर हो सकता है। अब किसान को ये मालूम नहीं है कि कौन से पौधे पर था और कौन से पौधे पर नहीं था। अपन तो जब फसल काटते हैं तो पूरा एक जगह पे करते हैं। यही कारण पिछले साल जो किसान भाइयों ने घर के बीज वापरे हैं वहां पे इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई पड़ा है। इसीलिए यदि ये संक्रमण वाला यदि आपका खेत होगा तो ये बीज, ये जो फसल लगा है, ये जो निकलने वाली फसल है, इसका बीज का उपयोग अगले साल ना करें तो अच्छा है। फफूंदी के धब्बे, पत्तियों पर फफूंदी के धब्बे, ये देखो आपको दोनों में एक ही दिखेगा काला धब्बा, पर दोनों का आना और दिखना ये अलग अलग है। काला रंग दिख जाएगा, अब वहां पे पत्तियों के ऊपर देखो काले के बाद में पीला है, अब यहां पे भी आपको थोड़ा सा स्लाइटली पीला दिखेगा। आकार के गहरे छल्लेदार धब्बे पाए जाते हैं। समय के साथ पत्तियों पर लगे धब्बों को अंदरूनी हिस्सा जड़कर पत्तियों में छेद हो जाता है। यदि ये ज्यादा हो गया, यदि आपका कोई भी इसका छिड़काव नहीं हुआ तो वो जो काला धब्बा है वहां पे वो गिर जाता है और वहां पे छेद गिर जाते हैं। और इसका प्रसार मैंने आपको बताया पहले इसमें कि रोगों का प्रसार, ये आर्द्रता इसके लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। जहां पे आर्द्रता ज्यादा होगी वहां पे आपको फसल के ऊपर रोगों का फैलाव ज्यादा दिखता है। बाद में चारकोल और जड़ सड़न, ये देखो ऐसा हो गया है, पौधे जगह पे सूख गए हैं, जड़ों के अंदर सड़न लगी हुई है। उसके बाद में वो कैसे दिखते हैं, देखो इस टाइप से, ये आउटर है, आप उसकी छाल निकालोगे तो नीचे पूरा काला पड़ा हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं। ये आपको ये जो बताया जाता है, यहाँ पे जो आपको पिक्चर बताए जाते हैं, ये इसीलिए बताए जाते हैं कि आप लोगों के ख्याल में आना चाहिए कि ये रोग कौन सा है, ताकि आप पहचान सकोगे, और वो पहचानने के बाद में आपको कौन सी दवाई लेना है वो आप दुकानदार भाइयों को मांग सकते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, चारकोल रॉट में क्या होता है, इसका जो टेक्निकल नाम है मैक्रोफोमिना फसियोलाना राइजोक्टोनिया बैक्टीरियोला, कवक का के कारण का ये रोग है। कवक बीज और मिट्टी के माध्यम से फैलता है। ये रोग उपज के 77% तक फसल कम कर सकता है। मिट्टी में पानी और नमी की कमी तथा गर्म मौसम में ये रोग तेजी से फैलता है। इस रोग के कारण अंकुरन अवस्था में फसल की जड़ें सड़ जाती है और पौधे सूख जाते हैं। यदि किसी संक्रमित पेड़ के तने या जड़ की छाल हटा दी जाए तो अंदर असंख्य छोटी गोल गोल रोगग्रस्त कोशिका देखी जाती है। उसकी जो तना है उसके अंदर आपको ऐसा काला और लंबी लंबी धागे दिखाई देते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा काम क्या है, बीज और मिट्टी के माध्यम से फैलता है। इसीलिए पहले में भी बताया आपको कि बीज को उपचार करिए। थायरम दिखा है, उसके अंदर थायरम लीजिए, उसके बाद में रियाज डालिए, उसके बाद में राइजर डालिए। मिट्टी से फैलता है तो क्या है, जब आप उर्वरक देते हो तो उसके साथ में यदि आप ट्राइकोबुश डीएक्स का ये वापर करते हैं तो ये रोग बीजोपचार किया हुआ है और मिट्टी से भी होगा। यदि राइकोबुश का डीएक्स के रीजन तो ये रोग का आपको फैलाव कम दिखेगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि बीजोपचार करना जरूरी है और जमीन के अंदर के जो रोगों के जीवाणु आपको खत्म करना है उसके लिए आपको जैविक में ट्राइकोबुश डीएक्स एकड़ को 500 ग्राम ये जाना जरूरी होता है। बाद में येलो मोज़ेक के बारे में आपको अभी तो बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, रोज लोगों के फोन आ रहे हैं, सर आज बढ़ गया कल। इसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण है सफेद मक्खी को जब से पौधा उग गया और पहला आपका तणनाशक का स्प्रे हो गया, उसके बाद में आपको उसी टाइम में आपको सफेद मक्खी को यदि आप अच्छे तरह से रोक सकते हैं तो ये कम हो सकता है। 100% कम होने वाली चीज नहीं है। उसके बाद में सडन विल्ट क्या हो गया, ये सडन विल्ट के अंदर क्या बात हो गई। अभी एक काश्तकार से बात हो गई मेरी, चंद्रपुर जिले का काश्तकार था, बोले साहब कपास में घेरे घेरे में खेत के अंदर कपास सूख रही है, अपना सोयाबीन सूख रहा है। उसी ने खुद बताया मेरे को कैसे सूख रहा है। मैंने भी वही बोला उसको, मैंने बोला एक ही हो गया, जब बारिश नहीं थी खेत के अंदर मट्टी अपनी जो खेत होता है उसके अंदर भेग जो बोलते हैं अपन, उसे क्रैक गई थी और नीचे थोड़ा सा ठंडा हुआ था, पानी था या तो नमी थी और ऊपर से धूप तेज होने की वजह से वो पूरी भाप अंदर चले गई और वो जड़ें उसको सह नहीं पाए और वहां पे ये सडन विल्ट आना चालू हो गया है। इसके लिए कोई भी इसके लिए आपको ड्रेन स्प्रे करो, ये करो, इससे कुछ होने वाला नहीं। जहां पे खेत का कमजोर भाग है वो जगह पे ये सडन विल्ट ज्यादा हुआ है। हमने क्या सिफारिश की थी 2022-23 में, जब हमने पूरे बहुत सारे जगह पे रोज के कम से कम 3 से 4 मीटिंग लेके, मैंने हमारे राहुलपुर में साहब है उन्होंने और श्रीयुत गजानंद राव जाधव सर ने सब तरफ ये मीटिंग लेके सब तरफ काश्तकारों को बताया है कि क्या करना चाहिए और क्या सिफारिश दी थी। बीबीएफ पद्धति का महत्व दिया था। बहुत कम लोगों ने इसका यूज किया। जिन्होंने बीबीएफ का यूज किया है वहां की फसल आज भी अच्छी है। उसमें क्या होता है, बीबीएफ में 4 रो होने के बाद में 2 रो जो होती है वो खाली होती है, इधर की उधर की 2 वो खाली होने के बाद में वहां पे बारिश आई कम आई तो वहां पे जाती है और झाड़ों को मिलती है, ज्यादा हो गई तो वहां से निकल जाती है। और आपको कोई भी छिड़काव करना है, फसल में उर्वरक डालने हैं तो उसी से हम काम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया उसके अंदर फसल आ सकती है। बीजोपचार का महत्व बताया, क्यों बीजोपचार करना चाहिए। शाकनियों के साथ में कीटकनाशक का प्रयोग, शाकनियों के साथ में हमने रेज वापरने को बोला था। जो रेज खोड़ के अंदर जो इल्ली आती है, पहला तो बीजोपचार से वो आप बच सकती है, बाद में खोड़ में इल्ली जब आती है शाकनी के साथ में यदि आप रेज का यूज करते हैं तो खोड़ कीट के लिए आपको अच्छा खासा बंदोबस्त मिल सकता है। फसलों में निराई गुड़ाई का महत्व ये भी बोला गया है उसमें।
निराई गुड़ाई क्यों करना चाहिए? यदि बारिश कम है तो निराई गुड़ाई करते हैं तो फसल के लिए वो पोषक होती है। ट्राइकोडर्मा का महत्व पिछले इसमें बताया आपको। यदि जमीन के अंदर कुछ रोगों के जीवाणु है तो उसी के लिए आपको ट्राइकोडर्मा ट्राइकोबुश डीएक्स का वापर करना जरूरी है। तो आप उससे क्या होता है, असंख्य जितने रोग है, ज्यादा से ज्यादा रोगों को रोकने के लिए ट्राइकोबुश डीएक्स सबसे ज्यादा काम करता है। और किस्म के अनुसार एकड़ बीज का खपत, वो किस्म कैसी है, डालिया करने वाली है, खड़ी जाने वाली है, कम डालिया करने वाली है, उस हिसाब से बीज वापरना बहुत जरूरी है। फिर कई जगह क्या बोलते हैं, वो ट्रैक्टर वाला सुनता नहीं है, वो ये ऐसी बात है, वैसा नहीं। हमने ये भी बताया गया है हमारे मीटिंगों में कि कौन सी जो जात वापरने वाले, जो वान वापरने वाले हैं, उस कौन सा वान एकड़ के लिए कितना 1 किलो बीज छोड़ना चाहिए, ये भी हमने वो मीटिंगों में अच्छे खासे सब जगह बताया गया है। इससे क्या होगा, बीज बचेगा, फसल अच्छी आएगी, और ज्यादा बीज गया तो पैसे आपके जाने वाले हैं। इसीलिए किस्म के अनुसार बीज का उपयोग करना जरूरी है। ये चीजें ये आप अगले साल के लिए भी आप ख्याल में रखिए, इसका आप उपयोग में लाजिए, आप लीजिए, और आपको अच्छी खासी फसल मिलना चालू हो जाएगी। उसमें क्या बताया था, पानी का प्रबंधन। यदि बीबीएफ पद्धति की होगी तो वहां पे आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, या तो उसमें से पानी छोड़ सकते हैं। कली अवस्था में पानी छोड़ने को बोला है, 3 टाइम में आपको पानी देते हैं सोयाबीन को, तो आपको फसल में नुकसान नहीं होता है। कली अवस्था में पानी दीजिए, दाना भरने की अवस्था में दीजिए, और फूल के समय पानी देना टालना चाहिए। कई जगह क्या होता है, फूल आना चालू हो जाते हैं और बारिश नहीं होती है, फिर किसान बोलता है कि मैं स्प्रिंकलर से पानी दूं, ये दो, उसमें टालिए, क्योंकि फूल के टाइम में यदि आने के टाइम में यदि बारिश पानी देते हो आप, तो फूल झड़ना चालू होते हैं। 2 अवस्था ये है, कली की अवस्था और दाना भरने की अवस्था, इस अवस्था में पानी की जरूरत पड़ती है। आरआर के लिए क्या करना चाहिए, आरआर के लिए फ्यूजेरियम विल्ट मर जो बोलते हैं, बीच वाली कपास, यदि अपना जो पौधा है उसको यदि बीच में से फाड़ते हैं तो काली आपको धागा दिखेगा, वो फ्यूजेरियम विल्ट है। और वो ये ऐसा फाड़ने के बाद दिखना मालूम है, ये देखो काला पड़ गया और पौधा ऐसा सूख जाता है। और इसके लिए क्या करना है, सीधी अभी आज ख्याल में रखो, आप सितंबर और उसके बाद में अक्टूबर, ये 2 महीने में कम से कम, वैसा तो आपको आगे भी करना है, ट्राइकोबुश डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ आप यूज कर सकते हैं। तो इसको कम से कम 70 से 80% आप काबू में रख सकते हैं। सिर्फ इसको वापरने का एक ही है, एक तो नमी चाहिए, या तो उसके जड़ में जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई खाद के साथ में वापरो, या उसको उसके अंदर खेत में डाल दो। ये ट्राइकोबुश डीएक्स आपको ये महीने में और अगले महीने में यदि आप वापरते हैं, नहीं तो इसको 200 लीटर पानी में डाल दीजिए, पंप का नोजल निकाल लीजिए, और पंप पौधों के जड़ के पास चलना छोड़ दीजिए, वो चला जाएगा और ये फ्यूजेरियम विल्ट को बचा सकेगा। उसके बाद में बांझ रोग, ये गए 3 साल में इसका प्रकोप ज्यादा हो गया, और ये मकड़ी के कारण होता है। और मकड़ी को आपको, मकड़ी से बचना है तो सल्फाबूस्ट 300 ग्राम प्रति पंप का छिड़काव करो, तो ये बच सकता है। उसके बाद में फाइटोप्थोरा ब्लाइट, शाखाई विल्ट, ये देखिए नीचे हरा दिख रहा है, ये सूख गया है, ऊपर भी हरा है, नीचे भी हरा है। इसके लिए आपको ये तने के ऊपर, ये जो तने बताए गए ना, इसके ऊपर ही आपको छिड़काव करना है। कई जगह इसके सर हमने तो रेडोमिल वापर लिया, एलियट वापर लिया, और बहुत भारी सारी दवाई वापर लिए, वो तो ऑटो कंट्रोल में आया नहीं है। भाई आपको कहाँ वापरना है, जहां पे इसकी लागन हो गई है वहीं वापरना है। उसके लिए हमारे पास में जो रिजल्ट आए वो रेडोमिल गोल्ड, अभी एलियट क्या है, ये आप वापर सकते हैं। सिर्फ इसका छिड़काव आपको ये तने के ऊपर करना है, झाड़ के ऊपर नहीं करना है। उसके बाद में स्टेम कैंकर, ये ऐसे खड्डे गिर जाते हैं, इसको देखिए यहाँ पे भी गिर गया, ये यहाँ पे है, ऐसा है।
कहाँ कहाँ जगह पे ज्यादा होने के बाद में वहां से झाड़ ऐसा टूट गया और नीचे गिर गया है। इसके लिए सबसे अच्छा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तो कॉपर हाइड्रोक्साइड उसके अंदर स्टेप्टोसाइक्लिन, ये पंप कार दिया हुआ है 50 ग्राम 52 ग्राम, या तो कोनिका लीजिए, कोनिका में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुकामाइसिन एक ही जगह पे है, ये आप वापर सकते हैं। फिर भी आपको इसको क्या करना है, तने के ऊपर स्प्रे करना है। यदि आप ये वापरते हैं तो स्टेम कैंकर और फाइटोप्थोरा ब्लाइट ये दोनों के लिए आपका काम करेगा। उसके बाद में एक मैंने आपको सोयाबीन के बारे में बताया, अरहर के बारे में बताया। अरहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अभी आने वाला वो फाइटोप्थोरा ब्लाइट और मर का है। फाइटोप्थोरा ब्लाइट और स्टेम कैंकर के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन बताया है, और फ्यूजारियम विल्ट जो है उसके लिए आपको ये महीने में और अगले महीने में ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम का आपको ड्रेंचिंग करना है। और ड्रेंचिंग करना सोपी कोई ये नहीं है, तकलीफ वाली बात नहीं है। 200 लीटर पानी के अंदर 500 ग्राम डाल दीजिए, पंप में भरिए, नोजल आगे का निकाल लीजिए और आदमी को बोलो ये पानी छोड़ता है पूरा खेत से चला जाए। तभी कपास में जो थ्रिप्स है, सबसे बड़ी समस्या है कपास के अंदर अभी थ्रिप्स की सबसे बड़ी समस्या है। इससे आज भी मेरे पास कुछ फोटो आ गए, पूरे पत्ते लाल कर गए, ऊपर झुक गए। आप ऐसा झुकाएंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो पूरे मुड़ जाते हैं, और इसमें कपास का बढ़ना कम हो गया है, क्योंकि कपास का क्लोरोफिल जो बोलते हैं, हरित द्रव्य जो बोलते हैं, वो ही खत्म होने जा रहा है। अभी ये कंट्रोल में आया कि नहीं आया ये देखना है। तो ऊपर का जो उसका सेंडा निकलेगा, ऊपर की उसकी जो सेंडा बोलो या आगे का जो ये निकलेगा, वो यदि अच्छा निकलता है तो समझो कि इसका अपने को दवाई के रिजल्ट मिले हैं। इसके अंदर क्या करना चाहिए देखिए, अभी ये वीडियो बनाया है हमारे जो फील्ड के अंदर जो स्टाफ काम करता है, ये देखिए कितना बेकार हो गया ये देखिए, ये अब ये क्या करता है, देखो ये क्या होता है, ये अभी ऐसा तोड़ने के बाद में इसको ऐसा पूरा जमा करेगा, पपड़ के जैसा पूरा ऐसा टूट जाएगा ये पत्ता। ये देखिए, बोले तो पूरा ऐसा पत्ता कड़क बन जाता है। और इसको पहचानने का एक ही, आप हर एक के पास में मोबाइल फोन है, ब्लैक वाले है, खेत में जाइए, इसके ऊपर झड़किए, आपको बारीक 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 कीड़े दिखने वाले हैं। जिस दिन स्प्रे करना है, उस दिन आपको छिड़काव करना है, उस दिन पहले देखिए, बाद में छिड़काव के बाद में 12 घंटे या 24 घंटे के बाद में देखिए कि पहले अपने को तो बहुत सारे दिख रहे थे, अभी कम हो गए। इसका मतलब आपको वो दवाई के रिजल्ट मिले हैं। तो इस हिसाब से इसको आपको बंदोबस्त करना है। टाइम पड़ा तो आपको 12 दिन या 15 दिन के अंदर 2 बार इसकी छिड़काव करना जरूरी है, इसको यदि आपको अटकाव में लाना है तो। अभी ये देखिए, खेत देखो कैसा हो गया, पूरे पत्ते ऐसे ऊपर चले गए। ये देखिए, अब ये होने के बाद में क्या होगा, यहां पे रोग आने का होगा, क्योंकि पत्ता वीक हो गया। पत्ता वीक हो गया तो क्या होगा, रोग भी आ सकता है, फफूंदी आ सकता है, वो भी हो सकता है। इसके लिए फिर आपको ये देखो थ्रिप्स कैसा हो गया, इसका कारण अभी क्या है, हमने इसके पहले के जो हमारे वीडियो डाले हुए हैं उसके अंदर हमने बताया है, यदि अमावस्या के बाद छिड़काव ना किया हो तो सरेंडर 30 मिली, या अगर सरेंडर का स्प्रे किया गया है तो ईमान 10 ग्राम लीजिए। उसके अंदर एफिड्स फुल किट का प्रकोप अधिक होता है तो डिजायर या तो रोगर 30 मिली डालिए। लेकिन यदि सफेद मक्खी होती है तो पटियाला पैक 40 मिली डालिए। यदि एफिड्स और फुल किट होते हैं तो डिजायर डालिए। यदि वो कम है और सफेद मक्खी ज्यादा है तो ईमान 10 ग्राम के अंदर पटियाला पैक 40 ग्राम डाले। उसके अंदर उसके बाद में उसके अंदर क्या मिलाना चाहिए आपको, यदि पुड़िया की झड़न हुई होगी तो पुड़िया की झड़न हो गई, बहुत सारी झड़ रही है, अभी भी आ रही है, यदि उसके लिए आपको पुड़िया और ज्यादा लगनी चाहिए, आगे की पुड़िया आना चाहिए,
तो झेप 10 से 15 मिली आप इसके साथ में डाल सकते हो। यदि इसके पहले झेप का छिड़काव हो गया होगा तो रायबा लीजिए 5 मिली। पुड़िया कम दिख रही है तो झेप लीजिए, और पुड़िया सही ढंग से दिख रही है तो रायबा लीजिए। या प्री मानसून का यदि कपास होगा, प्री मानसून में यदि आपका कपास होगा तो आपको क्या कर अच्छा होगा, टिंडिये पकड़ गए अच्छे बन रहे, तो उसके लिए उसको और थोड़ा सा बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है तो भरारी 5 मिली ले सकते हैं। ये तीनों चीजें ऐसी है कि आपको वो परिस्थिति देखना है क्रॉप की, वो हिसाब से आपको झेप लो या तो रायबा लो या तो भरारी लो, इस ढंग से आपको काम करना है। उसके यदि इस स्प्रे में यदि डिजायर रोगर नहीं लिया गया तो परिस्पर्शिक अच्छी गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर डिजायर या रोगर लिया गया है तो परिस्पर्श से लिए बिना टॉपअप 40 मिली ले सकते हो। मिट्टी में डाले गए उर्वरक पोषक तत्वों का पूरा लाभ उठाने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, हर इसमें बता रहे हैं कि जैविक का वापर करना सीखिए। आप जितना जैविक का वापर करोगे उतनी आपको फसल के अंदर अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी, फसल अच्छी खासी बनेगी और आपकी जो जमीन है उसकी ताकत भी बढ़ेगी। अब आपने उर्वरक डाले हुए हैं, कोई बोलता सर मैंने 2 बैग डाली है, कोई बोलता मैंने 2 बैग ये डाला, 10-26 डाला है, बाद में पोटैश भी डाला है, मैग्नीशियम भी डाला है, कोई बोलता सर मैंने 1846 प्लस पोटैश डाला हुआ है। तो ये डालने के बाद में कभी भी 50 से 60% के ऊपर फसल उठा नहीं सकती, बाकी के जमीन में फिक्स हो जाते हैं। और इसके बावजूद जमीन के अंदर खुद का जो ताकत है, जमीन के अंदर आप जमीन मिट्टी भी देंगे, आप कहाँ पे भी उसको प्रयोगशाला में, तो जमीन के अंदर भी कुछ उर्वरक है खुद के। ये सबको उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ और उसके 3 सप्ताह बाद पी बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम और के लिप डीएक्स 500 ग्राम ये प्रति एकड़ खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं या ड्रिंचिंग करके डाल सकते हैं। तो इसका वापर आप अरहर में भी कर सकते हो अभी, और कपास में भी करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। आपके पास यदि एकड़ में होगी तो आधे एकड़ में कीजिए, 2 एकड़ होगी तो 1 एकड़ में करके देखिए और हमें बोलिए कि सर ये सही में बहुत अच्छा उर्वरक, जैविक उर्वरक आपने हमें दिया है। इसीलिए हम इसके ऊपर बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये आपको कितने बार आने वाला है। ये एनपीके बूस्ट डीएक्स ज्यादा 3 बार आएगा और ये 2 बार आएगा। कब से? जब से टिंडिया फूल पकड़ना चालू हो जाते हैं उस टाइम से, तो पहला कपास चुनना चालू होता है। जब तक आपको इसका उपयोग करना है, पहला एनपीके बूस्ट डीएक्स, उसके बाद में 3 सप्ताह, उसके बाद में और एनपीके बूस्ट, बाद में ये यदि आप करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो उर्वरक डालते हैं ये कम से कम 25 से 30% आपके कम हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसका आप उपयोग में लीजिए। ये मैंने आपको तीनों फसल के बारे में आज की जो परिस्थिति है उसके अंदर क्या करना चाहिए इसके बारे में मालूमात दी है। यदि आपको इसके बावजूद भी और कोई आपको खेती के बारे में मालूमात चाहिए तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8888 1677 88, ये नंबर के ऊपर आप फोन करके पूछ सकते हैं। आपके जो कुछ भी प्रश्न रहेंगे उसके आपको जवाब अच्छे ढंग से मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।